हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपने डिमांड किया था कि क्लास 9 चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, इस पे मैं एक वीडियो बनाऊं, तो उस पर मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो आई होप आपको ये पसंद आएगा और आपका हमारे चैनल लेट्स जीएस लर्न में स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जो भी चीज़ें आप चाहती हैं अपने फीडबैक ज़रूर भेजिए। ओके, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, जहाँ इस चैप्टर की शुरुआत होती है द एज ऑफ सोशल चेंज। द एज ऑफ सोशल चेंज इसमें क्या बात कर रही है? जैसे कि इसमें बोला जा रहा है, इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट द पावरफुल आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी दैट सर्कुलेटेड इन यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि आपका 14 जुलाई 1789 में हुआ था, इसके बाद फ्रांस में आज़ादी और समानता की बात हो रही थी। उसके बाद द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वॉज स्ट्रक्चर। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने सभी संभावनाएं बना दी जिसमें एक समाज में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। एज यू हैव रीड, बिफोर द 18th century society was broadly divided into the states and the order, and it was the aristocracy and the church which control the economic and the social power। जैसा कि आपने पढ़ा भी है कि 18वीं शताब्दी के पहले जो सोसाइटी था वो स्टेट्स में डिवाइड थे, जैसा कि आपने पढ़ रखा है। फर्स्ट स्टेट क्लर्गी, सेकंड स्टेट्स नोबल, थर्ड स्टेट्स कॉमन पीपल, जिसमें कि पीजेंट्स, वर्कर्स, ये सारे थे। और एरिस्टोक्रेसी अर्थात चर्च की श्रेष्ठता भी, इसके बारे में आपने पढ़ा था कि कैसे ये चर्च, एरिस्टोक्रेसी और नोबल क्लर्गी, ये नोबल क्लर्गी चल मिलकर एक एरिस्टोक्रेसी बना रहे थे। और ये इकोनॉमिक मतलब आर्थिक और समाज को आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से ये काफ़ी पावरफुल थे। तो इसके बारे में आपने आई होप पढ़ा होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन इट सीम्स पॉसिबल टू चेंज दिस। लेकिन आपको पता ही है कि रेवोल्यूशंस के बाद ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों में परिवर्तन आ गया। ठीक है, इसके बारे में आप जानते ही हैं कि रेवोल्यूशन के बाद इन सारी चीज़ों में परिवर्तन आ गया। Suddenly after the revolution it seems possible to change this. In many parts of the world including Europe and Asia, new ideas about individual rights and who controlled social power began to discuss। कि बहुत से दुनिया के कई भागों में लोग यूरोप और एशिया में ये बात करने लगे कि लोगों की अपनी इंडिविजुअल राइट्स क्या होना चाहिए, कि लोगों की अपनी निजी व्यक्तिगत क्या सही अधिकार होने चाहिए, और समाज को एक जो सोशल पावर, एक सामाजिक पावर जो कंट्रोल करेगा वो कौन होगा, कैसे आएगा। इंडिया में भी राजा राम मोहन राय और डोरेजियो ने इस बात की महत्व पे काफ़ी बात अपनी राय दी और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में भी बताया। एंड मेनी अदर डिबेटेड द आइडियाज़ ऑफ द पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप। और कईयों ने कि यूरोप में पोस्ट रिवोल्यूशनरी यूरोप की मतलब फ्रांसीसी क्रांति आने के पहले भी बताया कि क्या दशा थी यूरोप की, और फ्रांसीसी क्रांति आने के बाद क्या दशा हुई यूरोप की। और इंडिया में इस चीज़ को राजा राम मोहन राय और डोरेजियो ने बताया। द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज इन टर्न रीशेप्ड दिस आइडियाज़ ऑफ द सोसाइटल चेंज। और जैसे जैसे इन सभी जगहों पर चेंजेस आए, ये सोशल चेंजेस को इन्होंने रीशेप किया। अर्थात कि जैसे क्रांति हुई तो लोग फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किए, उनको भी मजबूर किया कि स्टेट की सिस्टम ख़त्म होनी चाहिए। यहाँ मैं इस स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, स्टेट्स मतलब ये इस स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो नोबल क्लर्गी और वो सारी चीज़ें थी। आप समझ रहे होंगे। Not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of the society।
यूरोप में अभी भी वैसा एक तबका मौजूद था, ऐसे लोग थे जो बिल्कुल कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन नहीं चाहते थे, जो अभी भी एक ऐसा तबका था जो बिल्कुल कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कि पूर्णतः परिवर्तन नहीं चाहता था। रिस्पॉन्स वेरिड फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वॉज नेसेसरी बट विश टू अ ग्रेजुअल शिफ्ट। ठीक है, to those who wanted to restructure society radically. Some were conservatives, others are liberals and the radicals. ऐसा बोला जाता है कि लोगों का जो रिस्पॉन्स वेरिड फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड द सम चेंजेस वॉज नेसेसरी बट विश फ्रॉम अ ग्रेजुअली शिफ्ट। कुछ लोग थे कि परिवर्तन तो चाहते थे, परिवर्तन के पक्ष में थे और उस चीज इन विचारों को वो एक्सेप्ट भी करते थे। रिस्पॉन्स वेरीड फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड द सम चेंजेस वॉज नेसेसरी। लेकिन ये चेंजेस की अर्थात लोग परिवर्तन चाहते थे लेकिन बट विश फॉर अ ग्रेजुअल शिफ्ट, कुछ लोग बहुत जल्दी परिवर्तन चाहते थे। ठीक है, और सोसाइटी को बिल्कुल तुरंत परिवर्तन करना चाहते थे। लेकिन कुछ उसके अलावा कंजर्वेटिव्स लोग थे, कुछ लिबरल्स थे और कुछ रेडिकल्स थे। देखो पर्टिकुलरली इस चैप्टर में अगर हम बात करें, इस चैप्टर की हम बात करें तो इस चैप्टर में हम पाएंगे कि हम यूरोप के सोशल कंडीशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, यूरोप के सोशल कंडीशन की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसके अलावा उस समय में समाज जो था उसमें 3 तरह की सोचें आई थी। पहला जो थे सोशलिस्ट थे, सभी मैं बताऊंगा कि सोशलिस्ट कौन होते थे, क्या होते थे। उसके बाद लिबरल, ठीक है, उसके बाद कंजर्वेटिव्स, ठीक है, एंड उसके बाद रेडिकल्स। हो सकता है आपको ये बुक में इसी क्रम में ना मिले, तो जैसे भी है मैं उसको बताते हुए आपको आगे बढ़ूंगा। What did these terms really mean in the context of the time? What was separated these strands of politics and what linked them together? कि ये चारों धड़ा जो था सोशलिस्ट, लिबरल, कंजर्वेटिव्स एंड द रेडिकल्स, ये किस तरह से आपस में अलग थे और कहीं ना कहीं क्या इनमें कोई समानता थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वी मस्ट रिमेंबर दैट दिस टर्म्स डू नॉट मीन द सेम थिंग इन ऑल कॉन्टेक्स्ट और ऑल एट दैट टाइम। हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें किस तरीके से ये बिल्कुल एक समान नहीं थे। ठीक है, और क्या समानता इसमें थी, समय के साथ जो चीज़ें इसमें परिवर्तित होती गई। वी लुक ब्रीफली एट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस ऑफ द 19th सेंचुरी। अब हम लोग क्या है कि 19वीं शताब्दी, जब भी मैं 19वीं शताब्दी बोलूँ तो आप समझ जाइए कि 1801 से 1899 एक बैक चलता है। ठीक है, 19th सेंचुरी अर्थात एक बैक चलेगा 1801 से 1899। सो हम लोग इसके बारे में शॉर्ट में देखेंगे कि क्या महत्वपूर्ण पॉलिटिकल ट्रेडिशन ऑफ द 19th सेंचुरी, कि वहाँ उस समय क्या राजनीतिक ट्रेडिशंस थे, राजनीतिक संस्कृति क्या थी, एंड सी हाउ दे इन्फ्लुएंस चेंज, और वो राजनीतिक तबका जो था किस तरीके से प्रभावित हुआ चेंज से, या क्या उसमें चेंजेस देखने को मिला। देन वी विल फोकस ऑन हिस्टोरिकल इवेंट इन विच देयर वॉज एन अटेम्प्ट एट अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी, और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से सोसाइटी में एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन आया। थ्रू द रेवोल्यूशन इन रशिया सोशलिज्म बिकेम द मोस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट एंड द पावर आइडियाज टू शेप द सोसाइटी। पहले तो यहाँ सोशलिज्म की बात हो गई, सोशलिज्म में ये चारों चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, और इसके बारे में हम देखेंगे कि रशिया में एक सोशलिस्ट पार्टी निकल के उभर कर आई और रशियन रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो इसके पहले आइए देखते हैं लिबरल्स और रेडिकल्स एंड द कंजर्वेटिव्स। लिबरल्स, radicals and the conservatives. One of the group which look to change society were the liberals. इन सारे धड़े में लिबरल्स भी एक ग्रुप था जो सोसाइटी में परिवर्तन की बात करता था या परिवर्तन चाहता था। देखिए, सबसे अगर आपसे कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पूछें कि लिबरल्स को परिभाषित करो, तो लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेट ऑल रिलीजन्स। लिबरल्स वे लोग थे जो कि चाहते थे कि देश एक ऐसा देश बने जो सभी धर्मों को बर्दाश्त कर सके।
अर्थात उस देश में सभी धर्म के लोग आराम से निवास कर सके। वी शुड रिमेंबर दैट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट यूजुअली discriminated in the favor of one religion or another. Britain favored the Church of the England, Austria and Spain favored Catholic Church. अब देखो, अब आप बोलोगे सर यूरोप में उस समय तो एक ही धर्म था, क्रिश्चियंस। नहीं, देखो क्रिश्चियंस इसमें भी दो लोग थे, एक थे प्रोटेस्टेंट, ठीक है, प्रोटेस्टेंट और दूसरे थे कैथोलिक, ठीक है, कैथोलिक। एक मिनट रब करके फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। एक थे प्रोटेस्टेंट और दूसरे थे कैथोलिक। देखो कैथोलिक वो ओल्ड क्रिश्चियंस थे, वो क्रिश्चियंस थे जो बिल्कुल जीसस क्राइस्ट के जो नीतियाँ या जो कही गई बातों को मानते थे, तो वो थे कैथोलिक। प्रोटेस्टेंट वो लोग थे, क्रिश्चियन का ही वो धड़ा था जो समय के साथ क्रिश्चियनिटी कल्चर में मॉडर्न कल्चर को भी एब्जॉर्ब करता गया, मतलब मॉडर्निटी भी उसमें मिलती गई, तो वो लोग प्रोटेस्टेंट हो गए। अब यूरोप में यही दो धड़े आपस में लड़ रहे थे, वहाँ कोई तीसरा धर्म तो उस समय था नहीं। तो वही बात हो रही है कि वी शुड रिमेंबर दैट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड इन द फेवर ऑफ वन रिलीजन और अनदर। तो कौन से रिलीजन की बात हो रही है? प्रोटेस्टेंट्स एंड द कैथोलिक। ब्रिटेन फेवर द चर्च ऑफ द इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर द कैथोलिक चर्च। ब्रिटेन जो थी चर्च ऑफ इंग्लैंड को प्रमोट कर रहा था जो कि प्रोटेस्टेंट थे, एंड ऑस्ट्रिया स्पेन कैथोलिक चर्च को सपोर्ट कर रही थी। Liberals also opposed the uncontrolled power of the dynastic rulers. लिबरल सबसे पहले क्या चाहते थे कि ये जो डायनेस्टिक रूलर्स हैं ना, जैसे लुइस 14, 15, 16, ये जितने भी शासक हैं इनके पावर को कंट्रोल करना चाहिए, इसके वो खिलाफ थे। दे वॉन्टेड टू सेफगार्ड द राइट ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। और उस समय गवर्नमेंट कौन थी? ठीक है, यही थे लुइस 14, 15, 16 और ये जितने डायनेस्टिक रूलर्स थे। तो चाहते थे कि जो लिबरल्स चाहते थे कि आम लोगों के अधिकार भी होने चाहिए, जो गवर्नमेंट में बैठे लोग कुछ भी रूल्स नहीं बना दे और आम लोगों पर नहीं थोप दिए जाए, आम लोगों के भी कुछ अधिकार होने चाहिए। दे आर्ग्यूड फॉर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू लॉ इंटरप्रेटेड बाय अ वेल ट्रेंड जुडिशरी एंड दैट वाज इंडिपेंडेंट रूलर्स एंड द ऑफिशियल्स। इनका मतलब था कि एक डेमोक्रेसी तो हो, लोग चुनकर तो आए, लेकिन उसमें जो लोग चुनकर आए, जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए, उनको देखने के लिए उनके हाथ में ज़्यादा पावर ना हो, इसके लिए एक वेल ट्रेंड जुडिशरी भी होनी चाहिए। और ये वेल ट्रेंड जुडिशरी जो है रूलर्स और ऑफिशियल्स के प्रभाव से बाहर होनी चाहिए। हाउएवर दे वेयर नॉट डेमोक्रेट्स, लेकिन उनको क्या पूरी तरीके से डेमोक्रेट्स माना जाता है आज की तरह? नहीं, क्योंकि दे डी नॉट बिलीव द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। आज के डेट में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है कि जो लोग 18 साल से ऊपर के हैं, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, जो भी भारत में जन्म लिया हो, वो वोट देने का अधिकार है, उसके पास संपत्ति हो या नहीं हो। यहाँ मैं पैतृक संपत्ति की बात कर रहा हूँ या पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। लेकिन उस समय ये चीज़ें नहीं थी। ये जो लिबरल्स थे ये डेमोक्रेसी की तो बात करते थे, लेकिन ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को नहीं मानते थे। अर्थात जिनके पास प्रॉपर्टी है वही वोट कर सकता है, दैट इज़ राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। जिसके पास प्रॉपर्टी है वही वोट कर सकता है। दे फेल्ट मैन प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट। समझ गए? वही बात जो मैंने कहा। दे ऑल्सो डिड नॉट वांट टू वोट फॉर वुमेन, और ये वुमेन को भी वोट से वंचित रखा था। इन्होंने क्या बोला था, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि वुमेन बिलोंग्स टू प्रॉपर्टी ऑफ मेंस फादर और देयर हस्बैंड, कि वुमेन्स क्या है, अपने पिता और पति की प्रॉपर्टी है। ठीक, सो के अगला देखते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट रेडिकल वांटेड
अ नेशन विच गवर्नमेंट वॉज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशंस। अब रेडिकल क्या चाहते थे कि देश में एक मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हो, यहाँ इलेक्शन वगैरह की ये बात नहीं कर रहे हैं, कि एक मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जिसको बना दे, जो भी अपना नेता चुन ले, नॉट इलेक्टिव तरीके से, मेजॉरिटी जिसको चुन ले वही एक गवर्नमेंट बनाए। मेनी सपोर्टेड वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट्स, अर्थात इसमें से कुछ रेडिकल्स ने वुमेन्स के भी अधिकार की बात की थी। अनलाइक लिबरल्स दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ द ग्रेट लैंड ओनर्स एंड द वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। ये जो लोग थे जिनके प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा थे, उनके ये खिलाफ थे, ठीक है, और लैंड ओनर्स के भी ये खिलाफ थे। दे वेयर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू। इनका ये मानना था, इनका ये आपस में मानना था कि इनका मानना था कि प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी का विस्तार होना चाहिए। किसी एक आदमी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होनी अच्छी बात नहीं है, वो प्रॉपर्टी हर आदमी के पास बांट दिए जाने चाहिए और हर आदमी के पास में थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी होना चाहिए। बट देखिए कंजर्वेटिव्स क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव्स वेयर अपोज द रेडिकल्स एंड द लिबरल्स। कंजर्वेटिव्स ने दोनों के खिलाफ बोल दिया। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपन देयर माइंड्स टू नीड फॉर द चेंज। फ्रेंच रेवोल्यूशंस के बाद कंजर्वेटिव्स ने अपनी एक समाज का तबका उभर के आया जिसे हम कंजर्वेटिव्स कहे हैं, और उन्हें क्या परिवर्तन लाना चाहा। अर्लियर इन द 18th सेंचुरी कंजर्वेटिव्स हैड बीन ग्रेजुअली अपोज द आइडिया ऑफ चेंज। कंजर्वेटिव्स वो लोग थे जो समाज में बिल्कुल परिवर्तन नहीं लाना चाहते थे, ठीक है। और 18th सेंचुरी की शुरुआत में भी जब फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसा कुछ हो रहा था तो समाज का वो तब तक कंजर्वेटिव्स कराया जो कि चाहता था कि समाज में किसी तरीके का परिवर्तन नहीं आए। लेकिन बाय द 19th सेंचुरी दे एक्सेप्टेड द सम चेंजेस वॉज इनवाइटेबल। लेकिन 19th सेंचुरी तक इनको महसूस हो गया कि कुछ चेंजेस है समय के साथ होने चाहिए, इसे टाला नहीं जा सकता। बट बिलीव दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड एंड चेंज हैड टू बी ब्राउट अबाउट थ्रू द स्लो प्रोसेस। लेकिन पास्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमारे जो हेरिटेज है, हमारे जो कल्चर है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो बर्बन डायनेस्टीज़ है उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, बर्बन डायनेस्टीज़ के किंग को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि हमारे ये कल्चर का पार्ट है। और जो स्लो चेंजेस है, जो भी समाज में अगर चेंजेस आ रहा है तो उसको धीरे धीरे करना चाहिए, कल्चर में धीरे धीरे चेंजेस करना चाहिए, ताकि समाज में ग्रेजुअल चेंजेस करने से प्रॉब्लम्स आ सकता है। सच डिफरिंग आइडियाज़ अबाउट सोसाइटल चेंजेस क्लैश ड्यूरिंग द सोशल एंड द पॉलिटिकल टर्मोइल दैट फॉलोड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और इसी तरीके की विचारधाराएं से समाज में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हमें देखने को मिला फ्रेंच रेवोल्यूशन में के रूप में। द वेरियस अटेम्प्ट्स ऑफ द रेवोल्यूशन एंड द नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन द 19th सेंचुरी हेल्प द डिफाइन बोथ द लिमिट्स एंड द पोटेंशियल ऑफ दिस पावर टेंडेंसीज। और इसी तरीके जो बहुत सारे अटेम्प्ट हुए रेवोल्यूशन के लिए और जो देश में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, देश की मतलब यूरोप की बात हो रही है, यूरोप में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया इसने मदद किया 19th सेंचुरी में कि बोथ द लिमिट्स एंड पोटेंशियल ऑफ दिस पॉलिटिकल टेंडेंसी। जिनके भी हाथों में राजनीतिक पावर थी उनको इसने किसी हद तक मदद किया। किस रूप में मदद किया कि लोग उभर कर सामने आए, अपनी बातें रखें, ठीक है। और तरह तरह की जो विचारधारा है आप देख रहे हैं, लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स और जो भी मैंने यहाँ बताया, तो यहीं तक। क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है तो वीडियोस ज़्यादा लंबे बन नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ तक रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप इसमें कुछ सुझाव चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। सो अगले वीडियो में हम 1.2 से स्टार्ट करेंगे जो कि है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।